वो हल्ला नहीं करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को आप समझिए लास्ट लास्ट में आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन यानी शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन। शक्ति को ही दूसरा नाम हम लोग ऊर्जा कहते हैं। किसमें? इसमें यानी ज्योग्राफी में। यही चीज अगर फिजिक्स में पढ़ाते तो ऊर्जा संसाधन अलग है, ऊर्जा अलग है और शक्ति अलग है। जानते हैं ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति तीनों का अलग अलग मतलब है फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पर देखिए शक्ति और ब्रैकेट में दिया है ऊर्जा। ठीक है, ये संसाधन है आपको ज्योग्राफी का स्टार्टिंग का ही चैप्टर है। अब तो मैं आप लोग को क्लियर नहीं कर सकता ज्योग्राफी, लेकिन जो पढ़ाए हैं उतना को भी अगर आप लोग अच्छा से देख लेते हैं तो बहुत हद तक इस बार वाला में बहुत हद तक आप लोग को ठीक है परीक्षा में यानी एग्जाम में सहायता मिलेगी। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। और मंगलवार से परीक्षा है ना आप लोग को? मंगलवार से नहीं, सोमवार को तो 16 है, मंगलवार से आप लोग को परीक्षा है और आज बुधवार हो गया तो समझिए तो एक एग्जाम आप लोग को हिंदी का आज के डेट में खत्म रहेगा। यानी आज बुधवार के दिन कौन चीज का एग्जाम रहेगा? मैथ रहेगा। समझ रहे हैं ना? यही बिहार बोर्ड के लिए, वहां सुने, बिहार बोर्ड के लिए सबसे अगर टफ माना जाता है अगर बच्चों के लिए बिहार बोर्ड या सीबीएसई के लिए तो वो है मैथ। और इस बार क्या किया है, जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को, समझ गए ना, दोनों को दे दिया है 17 से एग्जाम का डेट। क्योंकि बच्चा क्या करता था, जो बिहार बोर्ड में भी फॉर्म भर देता था और सीबीएसई में भी फॉर्म भर देता था। ठीक है, कुछ बच्चे, इसलिए इस बार दोनों को एक कर दिया है ताकि बच्चा ये गलती ना कर सके। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सरकार की सॉफ्टवेयर में पकड़ने में भी तनिया समय लग जाता था और बच्चे का ठीक है मतलब सरकार का सीट ब्लॉक हो जाता था। सीबीएसई 12th को मैं नहीं पढ़ाता, मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई को क्लास 10th को पढ़ाता हूं तो मुझे जानकारी है। उस दिन मैं वो तीनों लड़का को भी लेकर के जाता आप लोग के साथ, लेकिन वो लोग बोला नहीं सर 15 तारीख को आप जब खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे उस दिन, हम लोग को 14 तारीख को पार्टी दे दीजिए, हम लोग 14 तारीख का फेयरवेल मना लेंगे। और तीनों को ये है सीबीएसई वाला में 10th वाला बच्चा, तो तीनों को 14 तारीख को मिलेंगे, उस वक्त से आप लोग को 15 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग को जो 15 तारीख को मिलेंगे तो दोपहर में मिलेंगे, पहले सुबह में कर देंगे। 15 तारीख से बैच कर देते हैं नयका 10वां वाला का सुबह में 5 से 6:30 वो लोग को पढ़ा देंगे, 6:30 से 8 पढ़ा देंगे, 8 से 9 पढ़ा देंगे, तीनों बैच पढ़ा करके उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। 12-1 बजे में आप लोग को मतलब यहाँ 12 बजे में बुलाएंगे, चाहे 11 बजे में, और उसके बाद यहाँ से बातचीत करते हुए हम लोग चले जाएंगे वहाँ। ठीक है, नहीं फ्लाइट का व्यवस्था करवाए हैं। ठीक है, फ्लाइट है, केवल यहाँ से फ्लाइट उड़ेगा, वहां जाकर के गिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ओह अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, अभी तक आप लोग का गुरुजी देखबे नहीं किया है फ्लैट के जमीन पर, आप लोग क्या मतलब बात करते हैं, उसके लायक बनाते तब ना। पटना हम जाते हैं बउआ, मैं ऐसा बदनसीब इंसान जो जब 9वां क्लास में था उसी समय से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। मैं पटना से ही लाइसेंस लिया था कंप्यूटर कोचिंग का, मैं बराबर कंप्यूटर कोचिंग के लिए जाता पटना, लेकिन हवाई अड्डा मैं कभी नहीं गया, कभी नहीं। यहाँ से तो हम घर ही देख करके जो मुझे पटना पहुंचना है और पटना से फिर यहाँ आना है, समझ रहे हैं ना, उतना टाइम मिलेगा तब ना। संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, मैं वहां से क्रॉस किया हूँ, जहाँ यह है संजय गांधी जैविक उद्यान है, मैं दिखाई दे रहा है, बोर्ड है, लेकिन मैं रुका नहीं। इतना ना हम लोग बिजी रहे। अब ये बताइए, सोचते हैं कहीं जाने के लिए लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार एकदम फाइनली सोचे हुए रुपेश लोग को लेकर के जाएंगे। हाँ, तो एकदम 8 दिन की छुट्टी में जाएंगे। हाँ, एकदम 8 दिन की छुट्टी में रहेंगे हम लोग, ठीक ना। इसलिए एक भी दिन बैच बंद नहीं कर रहे हैं, बच्चा को एक भी दिन बैच नहीं बंद कर रहे हैं, जाना है तो जाना है एकदम फाइनली, ठीक ना। तो टीचिंग लाइन बहुत इसीलिए कहा जाता है खराब चीज है, इसमें समय नहीं मिलता है लोगों को, कभी नहीं, ठीक ना। तो हम नहीं देखे हुए हैं इसलिए जहाज का भी नहीं। आप लोग हाँ पैसा सब आदमी दे दीजिए, और मेरे पढ़ाई से अगर आप लोग को साल भर पढ़ाए संतुष्ट हैं तो विद्यार्थी दीजिए, जो बहुत पाई होगा तो आप बहुत घूमेंगे। हाँ, एक मिनट रे सुनो, लड़की का कहना हुआ जो मतलब विद्यार्थी से पाए, आज जो कुछ भी हम बनाए हैं विद्यार्थी से न बनाए हैं, अब नहीं देगा ये विद्यार्थी को पर क्या। हाँ एक बात रे, लड़की और लड़का फी के मामले में कहते हैं और कोचिंग को छोड़ दो, क्या फी के मामले में किसी स्टूडेंट को क्लास में इंडिविजुअल, अब तो जा रहे हो, कभी कहे नहीं, कभी और कभी ये फील होने दिए जो हाँ हमारे यहाँ बाकी है सर हमको कह रहे हैं पैसा के लिए,
हाँ, क्लास से बाहर होने के बाद जो स्टूडेंट कभी मिला तब वो देख लेना, इस टाइप से कभी सीरियस नहीं हुए। एक ही हमारी मकसद है, जो हमारे समाज के बच्चे आते हैं मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, उनका जो फर्ज होगा वो अपना निभाएंगे, मेरा जो होगा हम करेंगे, जिनको देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, लेकिन पढ़ाने में हम कमी नहीं करेंगे। और क्लास में कभी हम बच्चा को टॉर्चर नहीं करेंगे। कई आदमी का होता है, कहने के लिए आते हैं सर बच्चा घर पर जाकर कहता है सर पैसा मांगे हैं, लेकिन हम कभी नहीं बच्चा को कहे खड़ा करके जब बुआ तुम पैसा दो। ठीक है, तो ये एक हमारे यहाँ का सिस्टम है, आप लोग इस सिस्टम में आइए और अपने आप को अर्जुन हल्लाने भाई, सब लड़की और लड़का अगर लगता है जो नहीं सही है, देखिए बाद में पैसा दीजिएगा उसका वैल्यू नहीं होगा। अगर फेयरवेल दे देंगे तब बाद में आइएगा सर हमारे कुछ ड्यूज रहे लो लिया, हम तो नहीं छोड़ेंगे, फी पढ़ाए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं आपके पीछे साल भर, तो लेकिन क्लास में अगर दे देते तो इतना अच्छा रहता, हमें लग जाता है हाँ इतना बच्चा का नो ड्यूज हो गया है कि नहीं। आप लोग ये सब चीज देख लीजिएगा। और अंतिम है, हम ये जरूर कहेंगे, गुरु का पैसा और दुकानदार में किराना स्टोर का पैसा, मेडिकल का पैसा, ये सब का पैसा बेईमानी नहीं कीजिएगा, समझे। इसलिए जो जब जाइएगा यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाइएगा। हम देखे हैं अपनी आंखों से, लोग मर जाते हैं, मरते हैं चाहे करोड़पति ही क्यों ना रहे, उनको केवल शरीर को उठा करके बाहर रखता है। जो बिस्तर पर सोया रहता है वो बिस्तर को बाहर करता है, लेकिन अगर ओकरे तकिया में पैसा रहता है तो तकिया वाला पैसा को निकाल करके जेबी में रख लेता है। यानी पैसा नहीं छुआता है, छुआता क्या है तो उसका शरीर नहीं। इसलिए जिंदगी में बेईमानी नहीं कीजिएगा भाई मेरे। आप लड़की और लड़का सब आदमी तो मेरी मजबूरी को जानते हैं ना। एक बात बताइए, लाख मेरे अंदर बुराई है, लेकिन कभी लेन देन के मामले में कभी सुने जहां फलना का 2 रुपया बेईमानी खोल का? नहीं, कभी नहीं, और ये मेरे से होगा भी नहीं। गांव में हमारे घर में भी लोग मेरे और मेरे भैया के बीच में लड़ाने का काम किया, बहुत आदमी कहे पैसा मेरा, मैं भैया को दे रहा हूं, तो इसमें आप लोग को पता है ना। मैं आज तक चाहे मैं भैया को ही दिया, मेरे वो तो भैया है, भैया को छोड़ दो, किसी स्टूडेंट को भी मैं दिया, लिखा नहीं। बच्चा को याद होगा बच्चा दे देगा, नहीं देगा नहीं देगा। बस मेरे अंदर में ये ईमानदारी थी और अभी भी है। तो इस ईमानदारी को तुम लोग भी बरकरार रखना। भगवान जिंदगी में कभी तुम लोग को भूखे नहीं सोने देंगे, ये बात याद रखना, कभी नहीं। अगर तुम्हारे मन में ये आ गया मुझे बेईमानी नहीं करनी है तब, और अगर बेईमानी करोगे तो सबसे पहले तुम कभी मेरे से आंख में आंख लड़ा करके बात नहीं कर सकते हो, कभी नहीं। अगर हम पास करेंगे तभी तुमको सर का पैसा रखने चाहिए, तुम्हारा ये दिल कह देगा और तुम कोशिश करोगे छुपने का, समझ रहे हो ना। तो ये सब काम नहीं करना भाई, पढ़ना। अरे साल भर का बताओ, एक हम बतलाते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद हम पढ़ाएंगे तुम लोग को। एक कैलकुलेशन समझ करके देखो, इसी पर हम लिख देते हैं, ठीक है, इसी पर लिखते हैं ताकि तुम लोग समझोगे। देखो राजमिस्त्री तो जानते हो ना, 8 घंटा राजमिस्त्री काम करता है तो 500 रुपया लेता है। 8 घंटा काम नहीं करता है, 6 घंटा। मान लो जो 9 बजे जाता है 12 बजे 1 बजे छोड़ता है, नहीं 1 बजे, अब फिर 2 बजे भिड़ता है तो 5 बजे छोड़ता है, तो मिला जुला करके 6-7 घंटा काम करता है। 7 घंटा का कितना देते हो तुम लोग? 500 रुपया कम से कम। और हम लोग 30 घंटा प्लस काम करते हैं, और भी 500 रुपया नहीं मिल पाता है। बताओ, इहो से ना हम लोग खत्म है। कैलकुलेशन की बात किया जाए तो हम लोग तो इससे भी खत्म है, जबकि हम लोग विद्यार्थियों को गढ़ने का काम करते हैं, विद्यार्थियों को हम लोग जिंदगी देते हैं। मेरे पढ़ाने से कोई बच्चा, जैसे अभी 2025 में तुम लोगों ने सुना, जो फलना विद्यार्थियों को फटाफट नौकरी होते चला गया, और सबसे प्लस पॉइंट रहा जो कोचिंग पर सब बच्चा को हो गया, जो मेरे साथ रहा है। क्या हमारी फी होना चाहिए यही 500, लेकिन होता है लोग को माइंड में बस जाता है भाई, लड़की और लड़का ये चीज समझ लो, जो नहीं देना है पैसा नहीं देना है। मैं तो अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूं, कुछ टीचर हैं जो भोरे भोर क्लास छोड़ करके बच्चा को बैठा करके पहुंच जाते हैं दरवाजा पर, लेते हैं पैसा। अगर नहीं देता है पैसा तो दरवाजा पर से नहीं उठते हैं, ठीक ना। तो वो उनको अच्छा लगता है, रास्ता पैरा टोक देता है, वो अच्छा लगता है। और हम लोग टीचिंग को मान सम्मान के साथ रखे, जो नहीं रास्ता में नहीं टोकेंगे, कभी घर पर जाएंगे पार्टी फंक्शन में तो नहीं टोकेंगे, तो वो आदमी को नाजायज फायदा उठा लेते हैं, हम लोग नहीं दे पाते हैं पैसा। लेकिन ये सब में केवल मध्यम परिवार के लोग होते हैं, ठीक है, अमीर नहीं न गरीब। अमीर को ये पता रहता है ढंगर का, नहीं विद्या सब कुछ है,
तो बच्चा को पैसा दे देते, मतलब टीचर को पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो गरीब। अभी एक पेरेंट्स हम उस दिन बतलाए थे तुम लोग को क्लास में, बोले जो सर आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, कमा करके लाता हूं तो मेरे परिवार चलता है, मेरा बेटा फेल करे या पास करे, लेकिन आपका पैसा एक एक पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं है सर, आपने मेरे बच्चे को पढ़ाया है। अब बताओ, एहनो गार्जियन है, मुझे विश्वास मिल जाएगा पैसा, होते हैं ना। तो मीडियम परिवार के जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं वही पैसा बेईमानी कर लेते हैं, ठीक है। अब वो दूसरा बच्चा को भी मार्केट खराब करते हैं। नहीं नहीं, हाई का मतलब वो अपने आप में हाई समझते हैं, वो बेईमानी करते हैं, लेकिन जिसका परिवार हाई रहता है, अभी देखिए अमरदीप सरार को एडवांस पैसा चलता है, 3 महीना का एडवांस पैसा लेता है पोद्दार इंटरनेशनल। बच्चा को पढ़ाते हैं ना, पढ़ा रहे हैं, इतना अपडेट है, क्या बजे बच्चा को लेकर के जाना है। तुम लोग मार्केट में जाकर के देखो, 4 व्हीलर गाड़ी से बच्चा को लाने के लिए जाता है, पहुंचाने के लिए जाता है। ऐसे सुनो सुनो गार्जियन है ना, वो लोग हुआ अमीर। अभी जो हमारे अपने मेरा विद्यार्थी सब पढ़ाता है, एक बच्चा को पढ़ाने के लिए जाता है 4500 रुपया में, एक बच्चा को समस्तीपुर में। वो जो अविनाश है कोरबद्धा वाला, 9 गो बैच पढ़ाता है, 50,000 प्लस रुपया महीना कमाता है। कहा सर 40 मिनट मात्र पढ़ाते हैं हम, 4,000 रुपया से कम नहीं लेते हैं वो बच्चा का। शिवजी का भाई जो आदर्श बाल विद्यालय में पढ़ाता है, वो भी एक बैच कम से कम तो 4,000 देता है, पेरेंट्स देता है। तो वो सब अमीर है, ये गांव में दिखाने वाला अमीर नहीं है। वो पढ़ा रहा है स्कूल में, कहता है 300 का महीना दीजिए ना। अभी जब खुला है, जिसका कल है ओपनिंग हुआ है स्कूल का, इधर हुआ है ना ताजपुर, इधर है वो स्कूल का, उसमें केवल बच्चा के एडमिशन पहला दिन जिसमें एडमिशन होगा उस दिन खर्चा है 25 से 30,000 रुपया, नर्सरी के बच्चा को उसमें पढ़ाएगा ना लोग। समस्तीपुर का सबसे महंगा स्कूल वह खुला है, जबकि इससे पहले मॉडर्न था, सॉरी पोद्दार था। बहुत कुछ है। फैसिलिटी क्या होता है, केवल ये जानकारी होना चाहिए लोगों को, जो पैसा वाला है उनको, जो पढ़ाई ये मतलब क्या अच्छा है और कहाँ ज्यादा पैसा लगता है। सीबीएसई के बच्चों में क्वालिटी नहीं होती है, ये बात तुम समझ लो। 100 में से मात्र 5 होकर रहता है, 95 को बच्चा का क्वालिटी नहीं रहता है। 95 को बच्चा वेट बस उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी पापा, एक्सक्यूज मी मम्मी करने आता है, उसको नहीं आता है कुछ, ठीक है। हाँ उतना नहीं, तो तुम लोग में क्या है, जो तुम लोग मीडियम परिवार से हो, तुम लोग का कपड़ा हाई फाई नहीं है, तुम लोग का बोली विचार हाई फाई नहीं है, जिसके कारण तुम लोग बिहार बोर्ड गमार कहलाते हो। और लोग को जो पैसा है तो हाई फाई में रहता है तो सीबीएसई कहलाता है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। तुम लोग को ये समझ है, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट समझ लो, जो तुम लोग को समझ है, जो बल किसे कहते हैं, ये बात तुम लोग समझते हो, लेकिन सीबीएसई समझता नहीं, वो रटता है, वो रटता है, समझ गया ना। लेकिन लोग देते हैं क्योंकि उसको बोलने आ जाता है अंग्रेजी, और ये जमाना जो है अंग्रेजी का है, हिंदी का जमाना नहीं है। क्या इंग्लिश में बिहार बोर्ड में क्या बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, क्या सीबीएसई में पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन जो औसत जो कहता है एवरेज, उस एवरेज में हम कहते हैं जो बिहार बोर्ड बढ़िया होता है। ऐसी बात नहीं है, नहीं, सीबीएसई के लिए बहुत बढ़िया चीज होता है यूपीएससी। क्या जो अच्छा बच्चा तैयारी करता होगा सीबीएसई से, उसके लिए यूपीएससी आसान हो जाता है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ये तो जानते हो ना, जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो हिंदी मीडियम वाले के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ना। लेकिन कितना होता है बच्चा, अभी सीबीएसई में देखना, भैया वो लड़की बैठी हुई है, एक टाई यहाँ लगाने का चीज है ना, एक भाई का टाई रहता है खुल करके यहाँ पर, बैग पिट्ठी पर रखने का चीज है, कमर से नीचा रहता है लटकल बैग, आना ही नहीं करेगा बाल के। और ये नहीं पता होगा जो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये जो है अगर ज्योमेट्री चाहे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का स्पेलिंग क्या होगा। लेकिन टाई बेल्ट लगल है तो बाप रे सीबीएसई पढ़े है, जरूर अभी होते हमरा से ज्यादा अंग्रेजी, ऐ के कारण हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, होता है यही ना। इसलिए बाबू पढ़ाई लिखाई को सिस्टमेटिक ढंग से करो, अच्छा से करो, तुम लोगों में पूरा क्वालिटी है, ठीक है। जो फी बाकी है 3 दिन का समय है, मैनेज कर लो। मैं तो मतलब यानी संडे को फेयरवेल कर दूंगा, उसके बाद क्या लगता है तुम लोग को कॉल भी हम करेंगे। जब क्लास में पढ़ा, जब हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना में, इतने दिन में 12 महीना में 4 से 5 दिन मैसेज किए होंगे पेमेंट के लिए, लगता है जब हम पेमेंट के लिए मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। इसलिए अगर लगे सही तब, वरना कोई दिक्कत नहीं है, उतना के लिए हम नहीं कहेंगे कुछ, जो हो गया हो गया। अब हम तुम लोग को पढ़ाने, ठीक है, केवल क्लास में मोटिवेट के लिए बुला रहे हैं, समझ रहे हो ना।
इतने पढ़ाई से पास नहीं करेगा, 2 दिन पढ़ा देंगे तो पास कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ताजगी जरूर आ जाती है, ताजगी जरूर आ जाती है। जैसे अभी तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, ऊर्जा संसाधन, अगर ये चैप्टर को अभी अगर हल्का पढ़ लेते हो, हल्का अगर समझ लेते हो, तो हो सकता है इसमें से कोयला के बारे में, तांबा के बारे में, लोहा के बारे में क्षेत्र दिया हुआ है, तुमको ऑब्जेक्टिव में कहीं काम कर जाए, होता है ना, इसलिए तुम लोग को थोड़ा बतला देते हैं। लेकिन ध्यान देना, आगे के लिए भी, आगे भी तुम लोग को जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है। टाइम रहते, समय के अकॉर्डिंग चलना, कभी असफलता नहीं मिलेगी, कभी तुम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कोई चीज के लिए, वरना दिखाने के लिए तो दिखा दोगे, फिर बाद में अंदर से कमी होगी महसूस, तुमको फीलिंग होगा जहां हम गलती करे छिए अपने आप में। देखो, शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, शक्ति या ऊर्जा संसाधन क्या है पहले समझ लो, और इसमें जो भी हम लाए हैं फिर एक बार कह दें, ये केवल मेन टॉपिक है, तुम लोग को ये पूरा किताब नहीं है, ठीक ना। कहता है शक्ति या ऊर्जा विकास की कुंजी है, शक्ति या ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकरण के आधार होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। शक्ति के साधन का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। कोयला का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था, यही कारण है जो इंग्लैंड निकाला था रेलगाड़ी, वाष्प पर चलने वाला। कोयला से क्या बनाया, वाष्प, और वाष्प से इंजन बना दिया। आपको बतला दें, जो अभी भी यही काम होता है, हाँ, लेकिन वाष्प बनाने के लिए कोयला के जगह पर डीजल, डीजल के जगह पर इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाने लगा। अभी भी होता है यही चीज, क्योंकि रेलगाड़ी के पास इतना शक्ति नहीं है जो अपना इंजन को खींच सकती है, ठीक है। उसमें जो वायलर होता है ऊपर में, जिससे वाष्प बनता है, देखता होगा जब गाड़ी लगी रहती है तो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट पर मारता है, यानी वो गैस बाहर निकलता है। वही गैस जो कोई चैन पुलिंग कर देता है तो पूरा गैस निकल जाता है कि जहां पर गाड़ी रहती है वहीं पर रुक जाती है। हाँ, तो अब बंद कर दिया गया, अब सब डिब्बा में नहीं है, पहले रहता था, ठीक है। तब बच्चा सब क्या बदमाशी करता, अगला दोस्त, अरे भाई हम एलसीओ लाइन का, अच्छा रुक, चैन पुलिंग कर देता, बच्चा को चढ़ा लेता। उतरना होता जहां पर, जैसे घर मान लो जो अपने यहाँ पर तो नहीं, यह जगह है ना बेलारिये में, बेलारिये में वह जगह अब तो हॉल्ट बन गया, नहीं तो वह जगह एक्सप्रेस होकर रोक देता, सब अपना उतर जाता। तो ये चीज को अब कम कर दिया, समझ गए ना क्या। अब ऊर्जा के बारे में और थोड़ा समझ लो, ऊर्जा के बारे में यहाँ पर तनिया और समझ लो। जो ये जो बतलाए कल तुम लोग को बतलाए थे ना, जो लोहा का खान, तांबा का खान, एल्युमिनियम का खान, सब झारखंड में है नहीं, तो आखिर औद्योगिक क्रांति के लिए तो वो चीज चाहिए, और जब वो आ गया तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, हमको शक्ति चाहिए। शक्ति यानी जैसे अगर लोहा को गलाएंगे तो लोहा को गलाने के लिए हमको तो ऊर्जा चाहिए ना, आग चाहिए ना। आग कैसे होगा, या तो बिजली से या कोयला से, कोई चीज तो चाहिए। तो वो कोयला कहता है शक्ति के लिए, यानी किसी भी देश को, किसी भी राज्य को प्रगति के लिए इस ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका तो एक सिंपल सा एग्जांपल अपना समझ लीजिए कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, कौन चीज के लिए खाना खाते हैं, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए ना। तो जब शरीर की वृद्धि के लिए अगर ऊर्जा की जरूरत हो सकती है, तो कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने के लिए, यानी उद्योग धंधा को बढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिक ऊर्जा की जरूरत होगी। कहता है उपयोग स्तर के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत शक्ति, एक होता है समापनीय शक्ति। सौर किरणें, भूमिगत उष्मा, पवन, प्रवाहित जल इत्यादि सतत ऊर्जा है, जो कि जिसको कह सकते हैं नवीकरणीय, एक मिनट के लिए कह सकते हैं नवीकरणीय, और मतलब समापनीय का मतलब कह सकते हैं अनवीकरणीय, जिसका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। याद आ रहा है ना, संसाधन में नवीकरणीय और अनवीकरणीय के अंतर्गत दोनों आ गया ना। कहता है उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, उपयोग स्तर के आधार पर और यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक और गौण। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, और गौण ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा। इसलिए गौण ऊर्जा जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन काम करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए पूरा जल रहा है, आखिर लाइन है तब ना, लेकिन लाइन है, दिखाई दे रहा है नहीं ना, लेकिन काम कर रहा है। अभी स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जो जहां है पूरा चल रहा है। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद फैन भी चालू रहेगा, एसी भी चालू रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन किस पर, बिजली पर, और विद्युत इसी को कहते हैं, ठीक ना। कहता है स्रोत की स्थिति के आधार पर ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है क्षयशील और एक होता है अक्षयशील। क्षयशील कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज क्षयशील ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, और अक्षयशील प्रवाही जल, पवन, लहरें, सौर शक्ति, ये सब आपको अक्षयशील कहलाते हैं।
फिर कहता है संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है जैविक ऊर्जा और एक होता है अजैविक ऊर्जा। जैविक मतलब कि मानव एवं प्राणी शक्ति, और दूसरा है अजैविक ऊर्जा में जल शक्ति एवं पवन शक्ति, सौर शक्ति, ईंधन शक्ति इत्यादि आपको अजैविक। एक लाइन में ऐसे यहाँ पर कह लीजिए, जो पहला चैप्टर में जो संसाधन में पढ़े थे ऊर्जा के प्रकार में, वही आपको यहाँ पर संसाधन के प्रकार में जो वहां पढ़े थे वही आपको यहाँ पर ऊर्जा के प्रकार में दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है क्या, शक्ति के स्रोत के समय के आधार पर ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक है पारंपरिक ऊर्जा और एक है गैर पारंपरिक ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है और गैर पारंपरिक ऊर्जा सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को कहा जाता है। आइए अब आपका मेन टॉपिक चालू होता है, जिसमें सबसे पहला है कोयला। कहता है कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 तक भारत में कोयला का अनुमानित भंडार 26,454 था, जो 2007-8 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन था। 7-8 में भारत में कोयला के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं कोयला। एक है आपको गोंडवाना समूह और एक है टर्सरी समूह। याद रखिएगा, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन है कोयला के प्रकार में, एक गोंडवाना और एक टर्सरी। कहता है क्या, गोंडवाना समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है तथा 99% कोयला जो है उसका उपयोग किया जा रहा है अपने यहाँ। किसका? गोंडवाना समूह का। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं, दामोदर, सोन, महानदी तथा वर्धा गोदावरी घाटी। गोंडवाना कोयला समूह में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र आते हैं। यहाँ का उत्पादन, कोयला का उत्पादन यही होता है, खास करके सबसे ज्यादा कोयला का खाना आपको झारखंड में है। ठीक है, कहता है टर्सरी कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र में नया एवं घटिया किस्म का जो कोयला होता है उसको हम लोग टर्सरी क्षेत्र का कोयला कहते हैं, निम्न कोटि का होता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र आते हैं। अब कहता है लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र। वैसे कोयला के कितने प्रकार होते हैं सो पता है ना? कोयला कितने प्रकार? 4 एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एक पीट। याद है ना? ये कोयला का प्रकार है जिसमें सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो किसका भाग है? गोंडवाना समूह का। टर्सरी क्षेत्र का निम्न कोटि का कोयला होता है, इसे कह दीजिए एक तरह से पीट। हाँ, दिल्ली है निम्न कोटि के। कहता क्या, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला में नमी ज्यादा तथा कार्बन कम होता है। लिग्नाइट कोयला धुआं अधिक देता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के प्रकार लगभग देखे होंगे, कोयला ऐसे ही जलते रहता है, जानते हैं ना? ये भी आपको जब उड़ीसा जाइएगा तो रास्ता में एक जगह कोयले का खान है, दिखाई देगा। इसे जाइएगा ना दिन के समय में तो आपको लग जाएगा जहां यहाँ पर कोयला का खान है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा टाइप का, धुंधला धुंधला टाइप का पूरा दिखाई देगा। यही नहीं यार, जो अंदर से निकलता है तो वो है टुकड़ी टुकड़ी है। ये कच्चा कोयला है। ये कच्चा कोयला तुमको देखने के लिए चिमनी पर मिलेगा, अने तो जहां पर जो कोयला बेचता है ना वहां पर, क्योंकि जब ट्रक से गिरता है नहीं काला लगता है हाथ में, हाँ काला टाइप का लग जाएगा। हाँ, उतरते रहता है तो वो कच्चा कोयला रहता है। उसको क्या करता है, जो पूरा ढेर करके उसमें आग लगा देता है। उन लोग को पता नहीं, हम कभी कोयला के नजदीक नहीं गए हुए काला लगने के कारण, दूर से ही हम देखे हैं। कहता है जो उसको जब पका देता है ना तो उसका धुआं खत्म हो जाता है कच्चा वाला का, तब उसको बेचता है। ठीक है, ऐसा सुनते हैं, हम कभी नजदीक में नहीं गए हैं। हाँ, और धुआं मतलब कुछ आदमी को अच्छा लगता है, कोयला वाला धुआं। कोयला का धुआं अपने यहाँ चिमनी नहीं था? अरे बाप रे। अच्छा चलिए भाई, देखिए जो भी है कोयला समझ गए ना, केवल कोयला है, ये चीज तो क्लियर हो गया, जो चाहे गोल रहे चाहे लंबा रहे कोयला है। आइए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार जो कि ऊपर में बतला दिया है, ये देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कहता है सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है कौन? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। यह जलने पर धुआं नहीं देता है तथा देर तक उष्मा देता है। इसे कोंकिंग कोयला भी कहा जाता है। यह धातु गलाने में काम करता है, यानी लोहा को गलाने में 2200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा सकता है। ये समझ रहे हैं ना? हाँ, कोयला। आप कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, गुजरात में लोहा की कई फैक्ट्री है जहां मेरा स्टूडेंट सब काम किया है, बोलता है सर बिजली पर किया जाता है। हाँ, बिजली पर एकदम पानी बना दिया जाता है, छड़िया जो बनता है पानी बना करके। देखिए 2 नंबर में कहता है बिटुमिनस।
बिटुमिनस में 70 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और एंथ्रासाइट के बाद प्रयोग भी किया जाता है बिटुमिनस। लिग्नाइट, लिग्नाइट में 30 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट, पीट में कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है, इसलिए इसको घटिया कोयला कहा जाता है। आइए, कोयला के बाद है अब पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि बनाए जाते हैं। किससे? पेट्रोलियम से। हाँ होगा तो इसी में से लिख दीजिएगा। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 17 अरब टन है। बुआ हल्ला नहीं करो लड़का लोग। भारत विश्व का मात्र 1% कोयले का उत्पादन करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। भारत में पहली बार 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। भारत में 1890 में दिग्बोई में पहली बार तेल मिला। 1959 में खंभात के तेल क्षेत्र का खोज हुआ। 1975 में मुंबई हाई तेल का खोज हुआ, जो कि अभी पॉपुलर है, यही मुंबई हाई सबसे ज्यादा। देखिए, भारत के मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? सो उत्तर पूर्वी प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मुंबई हाई क्षेत्र, पूर्वी तट प्रदेश, बाड़मेर बेसिन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, ठीक है। कहता उत्तर पूर्वी प्रदेश जो है, इसमें उत्तर पूर्वी प्रदेश देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहां 1866 में तेल की खुदाई शुरू की गई थी। उत्तर पूर्वी प्रदेश में असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के क्षेत्र जो हैं वह कौन क्षेत्र में आते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। और सबसे पहला कब? 1866 में। गुजरात क्षेत्र में पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। गुजरात क्षेत्र में खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान आते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है। असम वाला तो जानते हैं ना, जहां से अपने यहां आता है, ठीक है। तीसरा है मुंबई हाई क्षेत्र। मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य किया गया था। सागर सम्राट, मुंबई हाई समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुआं खोदने का कार्य, यानी पानी के अंदर में, ठीक है। सागर सम्राट क्या है ये आपको रहेगा। सागर सम्राट मतलब समझ लीजिए, मुंबई हाई तेल जो है वह समुद्र के अंदर में है, ऊपर में पानी है और अंदर में जो तली में जमा हुआ है पेट्रोलियम, वहां से इसको निकाला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन रह सकता है। पूर्वी तट प्रदेश, कहता पूर्वी तट प्रदेश कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के बेसिन तथा मुहाने के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है। बाड़मेर बेसिन मंगला तेल क्षेत्र से 2009 से उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, तेल जब निकाला जाता है तो अंदर से निकलता है तेल, तो तेल में कई प्रकार की अशुद्धियां रहती है, तो उस अशुद्धियों को, ठीक है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। वही ना अपने यहाँ बरौनी में लगा हुआ है। बरौनी में जो लगा हुआ है वहां पर गंदा तेल आता है असम से, या जहां से आता है गंदा तेल आता है, और अपने यहाँ उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। वही कहता है तेल परिष्करण केंद्र में जरूर दिया होगा बरौनी का नाम। अगर इसमें नहीं दिया है बरौनी का नाम तो आपके किताब में जरूर दिया है, आप देखिएगा इस चैप्टर में बरौनी का नाम है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ठीक है, कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ। 1954 में तेल शोधक कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया। भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है, जिसमें से एक ये है अपना बरौनी भी, ठीक है। कहता प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के बाद आप कौन आ गया? प्राकृतिक गैस। कहता प्राकृतिक गैस का उपयोग उद्योगों में, मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना बनाने में तथा मोटर गाड़ी चलाने में किया जाता है। मोटर गाड़ी में अब अपने यहाँ आया है, लगभग सब गाड़ी अब आ गया, 2 व्हीलर से लेकर के अब 4-8 जो है सब में अब आ गया है गैस। नहीं, गैस का एक अपने इधर समस्तीपुर इधर भी खुला है और एक मुसरी घरारी में खुला हुआ है। हाँ, गैस भराने वाला 2 चक्का में भी सुने हैं आया है। अभी हम देखे नहीं है 2 चक्का गाड़ी में गैस नहीं निकलता है। इसमें सीएनजी होता है उसमें। आइए आगे, बस कीजिए बउआ। सीएनजी होता है, वो आवाज भी कम देता है, गाड़ी आवाज भी कम देता है। देखिए, कहता है क्या प्राकृतिक गैस का उपयोग मशीन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना बनाने में तथा मोटर गाड़ी को चलाने में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस की संचित राशि 700 अरब घन मीटर है। प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। प्राकृतिक गैस प्राधिकरण
गैसों के परिवहन, वितरण एवं विपणन करता है। आपको प्राकृतिक गैस के रूप में एलपीजी, एचपी का यहाँ पर भी है, बाल्टी में देखें, वहीं पर स्टॉक है पूरा, वहीं से चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे, उसी प्रकार से मुसरी घरारी में बनाया गया है सीएनजी वाला का मेन थर्मल पंप। लीटर में होता है वो ना, लिक्विड में होता है ना, ओकरा तो मीटर से वो देता है। अब केना भरता हम भरते हुए नहीं देखे कभी, तो सीएनजी वाला। तब हमारे लिए वो गाड़ी नहीं पसंद है, ये देखते हो, ये गाड़ी हमारा नहीं पसंद, क्योंकि पेट्रोल तो जय तय मिल जाता है, सीएनजी दोनों सिस्टम हाँ है, दोनों सिस्टम वाला भी गाड़ी है, दोनों सिस्टम वाला भी है, ठीक है। बहुत सुने हैं, जो आदमी के पास में 4 चक्का गाड़ी है वो लोग बोलते हैं, जो अगर पटना जाने में 1000 रुपया खर्चा है अगर पेट्रोल से, तो आपको 500 में पहुंचा देगा सीएनजी, आधा पैसा में, इतने बचत है। लेकिन सीएनजी में क्या है, जो लोड उतना नहीं उठा पाता है जितना आपको पेट्रोल में उठा लेता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं, क्या बोले। एक बात समझिए, जब पेट्रोल में ज्यादा शक्ति है, ज्यादा खींचने की पावर है, तो ऑटोमेटिक है स्पीड भी देगा, लेकिन स्पीड कम में चलाइए तो बेटर रहेगा। अभी सबसे ज्यादा अगर एनएच पर देखते होंगे एक्सीडेंट होते हुए, तो स्कॉर्पियो को, नहीं, अरे अजीब चलाता है, मलडोबा गाड़ी हो गया है स्कॉर्पियो, बहुत बेजोर लगता है तुमको। तब आइए, बहु हल्ला नहीं। विद्युत के प्रकार में कहता है जल विद्युत, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत, ये 3 गो है विद्युत के प्रकार में। अब थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। जल विद्युत कहता है प्रवाह में जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत शक्ति कहा जाता है। भारत में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो अब अपने यहाँ भी गंगा में लगा है, ये हमारे सीएम महोदय की कृपा से, ठीक है। जल विद्युत उत्पन्न करने का बतलाए थे ना, बाढ़ बख्तियारपुर में लगा है, यही समझ गए। आगे तनिया तनिया करके समझिए, कल मैं आप लोग को बतलाया भी था, जो हल्का हल्का पढ़ करके हम लोग एक कामयाब बनते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए और इसको सीरियस में समझिए। आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं कोई चीज का, यही कारण है जो आप लोग को नहीं समझ में आता है। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब देखिए, भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो है कौन कौन है, सो जिसमें आप लोग को पढ़ाए थे हम, नदी घाटी परियोजना है ना। देखिए, आपको ये क्वेश्चन ऐसे पहलुका वाला में था, जो कि कल आप लोग को हम सुने थे फंसते हुए, है ना, है भाखड़ा नंगल परियोजना। अब अभी मान लीजिए सतलज नदी यहाँ पर देल है, उसमें तो नहीं देल था, अगर पढ़ेंगे तब ना याद होगा। देखिए बउआ, पीछे हल्ला नहीं करो ना भाई, पढ़ लो ना थोड़ा। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। भाखड़ा नगर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ मिलता है। यानी इससे क्या करता है, सबसे पहले तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, पानी को रोक करके रखता है, तो सिंचाई की सुविधा हो जाती है, मछुआरे के लिए मछली पालन में काम कर जाता है। काहे नहीं होगा, सब में तो तुम लोग समझ करते हो, पाकिस्तान से जल संधि के लिए हुआ था विवाद। तब दूसरा देखो, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना से बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है। कोसी परियोजना कहां होगा, कोसी नदी पर। कोसी परियोजना से आधी बिजली नेपाल को तथा आधी बिजली बिहार को प्राप्त होती है। एक है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील रिहंद नदी पर ही है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। और है हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ, महानदी पर। महानदी कहाँ, उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध परियोजना है। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गया। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है, उड़ीसा में। कौन नदी पर है, महानदी पर। और सबसे बड़ा विश्व में हीराकुंद बांध परियोजना। नहीं, अब है चंबल घाटी परियोजना। बउआ इसमें जरूर याद रखना, इस चीज को, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे। चंबल घाटी परियोजना कौन नदी पर है, तो चंबल पर। चंबल परियोजना से कहां, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी पर है। नदी तुंगभद्रा पर है। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अब देखो परियोजना में तुंगभद्रा परियोजना से कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को लाभ मिलता है। एक है साबरमती परियोजना। तो साबरमती तो समझ में करते हो, गुजरात में होगा, साबरमती नदी पर गांधी जी के
घर पर, गांधी जी के घर वाला एरिया में कर्नाटक दिले है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है, और सारवती है, साबरमती ने है, हाँ सारवती परियोजना कर्नाटक में है। सारवती परियोजना से कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को लाभ मिलता है। बउआ हल्ला नहीं करो ना यार, लगता है तुम लोग को मजाक कर रहे हैं। ये चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, तखनी फिर मुंह बादोगे। एक एक नंबर का महत्व है, तुमको बतलाए थे 299 और 300, नहीं समझ में आ रहा है। बच्चा आया था पांडव, तखनी आयल थी भिरी टोल की मौसम अप्लाई करवाने के लिए। पांडव का अप्लाई नहीं हुआ, सोचो केहन मन हुआ होगा। 10,000 मिलने वाला, और मौसम को हो गया, मौसम को मिल गया पैसा। तुम्हारा भाइयों का तो मिल गया, तब एक बेर ऑनलाइन भी कर दिए, 10,000 रुपया अकाउंट पर आ भी गया है। अभी तक हमारा मिठाइयों ने खिलाया है, ना हमारा बतलाया है जो सर पैसा आ गया। सो हम अपन नंबर दे करके ऑनलाइन किए थे, हमारा पर मैसेज आ गया। हम इंतजार कर रहे थे जो कहिया कहता है सर 1 किलो काजू कतरी सर कब लेकर के आवे, इंतजार कर रहे थे। तब के तुम्हारा भी रे अनमोल, तुम्हारी बहन का ओकरा क्या नाम है, रंजना, रंजना के पैसा के लिए बहुत हम पापड़ बेले थे, अब पाई मिल गया और वो नहीं मिठाई खिलाई हमरा। तब अब आगे ताप विद्युत कहता है जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। ताप विद्युत का उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा किया जाता है। 1997-98 में ताप विद्युत का उत्पादन 64,000 मेगावाट था, जो 2004 में बढ़कर के हो गया 7,84,921 मेगावाट। अब है आपको परमाणु विद्युत। जब विद्युत का उत्पादन आणविक खनिजों के विखंडन से किया जाता है तो उसे हम लोग परमाणु विद्युत कहते हैं। इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज हैं जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है। पिंच ब्लेड में 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम बतलाए थे ना, यूरेनियम 235। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोरा में है। यूरेनियम मेघालय के जयंतिया पहाड़ी और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। इल्मेनाइट समुद्र तटीय बालू में पाया जाता है। इल्मेनाइट का भंडार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। वेनेडियम झारखंड तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं, ठीक है, परमाणु का नाम दिया हुआ है जो आपको विद्युत उत्पन्न करता है, और विद्युत उत्पन्न करता है तो कौन कौन राज्य में उत्पन्न करता है वो आपको दिया हुआ है। देखिए भारत में प्रमुख परमाणु विद्युत गृह, ये भी आपका क्वेश्चन है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ? कोटा, और कोटा कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है, कहता है ककरापार परमाणु विद्युत गृह, ककरापार गुजरात में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह जागवार कर्नाटक में है। कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कूडनकुलम तमिलनाडु में है। अब आइए थोड़ा और देखने के लिए चाह रहने दीजिए, ये हम कल पढ़ाएंगे। तत्काल के लिए बाय आज के लिए, लेकिन ये वाला पहले दोपहर में हम क्लियर करके दोनों को एक साथ कर देंगे और हम फिर मिलेंगे आप लोग से तब रचना के क्लास में। तब तक के लिए बाय।